ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शू के साथ होती है, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और वो इसे कह रही है कि मुझे तुम्हारे लिए कितना बुरा लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना अमीर और इतना हैंडसम है तो क्या हुआ है, तो वो म्यूट ना। शू भी इस बारे में सोचने लगती है कि हाँ, मैं कितनी अनलकी हूँ कि मेरी शादी ऐसे मैन के साथ हो गई। शू अपने हस्बैंड फैंग से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है और फिर वो अपने हस्बैंड को फ्रेम करने के लिए किसी को मार देती है। तो फिर उसका ब्रदर इन लॉ उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर शू जब रास्ते में जा रही होती है तो उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, पर फिर शू वापस से रीबॉर्न हो जाती है और वो यहाँ पर भी अपनी उसी फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उसे सब पता लग जाता है कि वो एक नॉवेल के अंदर है और बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर है जो कि अपने हस्बैंड से नफरत करती है क्योंकि वो म्यूट है और वो किसी को भी पसंद नहीं करती और सारे बुरे बुरे काम करती है। पर फिर आखिर में उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। शू सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि मैं आजकल इतनी मीन क्यों बनती जा रही थी, क्योंकि मैं नॉवेल के प्लॉट की वजह से खुद ब खुद ये सारी चीज़ें कर रही थी और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर तभी इतने में इसकी फ्रेंड लीनू से कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, और वो अपने फ़ोन में रिकॉर्डर चालू कर लेती है। पर शू को तो अब सब स्टोरी पता लग गई है, तो वो मन में सोचती है कि ये बस उसके नाम की बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि यही तो उसका सबसे बुरा चाहती है और वो अभी उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करने के बाद उसके हस्बैंड फैंग को ये सुनाना चाहती है ताकि वो उसे नफरत करे और स्टोरी के हिसाब से ऐसे ही होगा। अब शू सोच समझ के उसके सामने कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड म्यूट है तो क्या हो गया, मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और उल्टा उससे शादी करके मैं इतनी अमीर हो चुकी हूँ और इतने बड़े आलीशान विला में रहती हूँ। तो इसकी फ्रेंड लिन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बस एक्टिंग कर रही हो, देखो तुम मेरे सामने अपने दिल की बात बोल सकती हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। शू कहती है कि मैं सब सच कह रही हूँ, तुम्हें आखिर क्यों लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मेरे साथ बुरा हो। तो लिन कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो शू कहती है कि फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा ही घर तोड़ना चाहती है। लिन कहती है कि देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो सच में तुम्हारी केयर करती हूँ। शू कहती है कि चलो अब हम लोग कभी और बात करेंगे, मैं अब अपने घर जा रही हूँ, मेरा हस्बैंड फैंग मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा बोलकर वो तुरंत चली जाती है और फिर जैसे वो रेस्टोरेंट से बाहर जाती है तो ड्राइवर कार के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है, पर शू कार में नहीं बैठती बल्कि उल्टा वो अपनी स्कूटी से जाने लगती है। तो ये देखते हुए लिन सोचती है कि गरीब लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, उनकी गरीब हरकतें कभी नहीं जाएगी और एजुकेशन के लेवल में भी ये मुझसे काफ़ी कम है, ये मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकती। अगर इसकी शादी अमीर फैमिली में हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं, देखना मैं कैसे नेक्स्ट टाइम इसकी असलियत रिवील करूँगी। फिर हम हमारे मेन लीड फैंग को देखते हैं जो यहाँ घर पर होता है। जैसे ही शू यहाँ पर आती है तो वो खुशी से उसे बताने लगती है कि मैं घर पर आ गई हूँ, पर फैंग तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, तो शू अपसेट हो जाती है। तभी फैंग सोचने लगता है कि हमारी शादी वैसे भी ग्रैंडपा की वजह से हुई है और हमारे बीच में तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है और हम दोनों बस एक स्ट्रेंजर हैं जो एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर शू एक नोट पर डिनर के लिए लिखती है और सोचती है कि पता नहीं वो मानेगा भी कि नहीं। वैसे जितना मुझे याद है हमने अब तक 2 बार ही डिनर करे हैं, पहला जब हम लोग पहली बार मिले थे और दूसरा उसके ग्रैंडपा के घर पे। उसके अलावा तो हमने कभी साथ बैठकर बातें भी नहीं करे। लेकिन अगर अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वापस से वही ट्रेजिक एंडिंग हो और मैं इतनी बुरी मौत मरूँ, तो मुझे फैंग के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना होगा। फिर वो जाके नॉक करती है और उसे देखते हुए स्माइल करते हुए फिर वो नोट दिखाती है जिस पर लिखा होता है कि साथ में डिनर करे, तो फैंग उसे हाँ लिख कर देता है। शू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं सब कुछ ठीक करूँगी। वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं आंटी को बोलती हूँ कि वो जल्दी से डिनर सर्व करे, फिर हम लोग खाते हैं। फिर फैंग तो शू के बिहेवियर से सोच में पड़ जाता है कि आज इसे क्या हो गया, ये इतना डिफरेंट बिहेव कैसे कर रही है। फिर डिनर के बाद जब ये दोनों रूम में आते हैं तो शू फैंग से कहती है कि चलो हम लोग बैठकर बातें करते हैं, तो वो फिर से शॉक हो जाता है कि ये काफ़ी बदल चुकी है। फिर वो अपनी डायरी लेकर बैठ जाता है और लिखता है कि बोलो। शू सोचती है कि आखिर ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, बस एक ही वर्ड लिखा है, वो भी कोई एक्सप्रेशन मार्क के बिना। फिर वो उसे बातें करने के लिए उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे और चीज़ें लिख के दिखाओगे। तो फिर फैंग उसे और चीज़ लिख कर दिखाता है। फिर शू कहती है कि चलो लास्ट क्वेश्चन, देखो मैं इतनी ज़्यादा बातें करती हूँ और चुप ही नहीं होती हूँ, तो कहीं तुम मुझे अनोइंग तो नहीं समझोगे ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम ठीक हो। तो फिर ये पढ़कर तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि यानी ये मुझसे नफरत नहीं करता है, यानी अभी भी मेरे पास चांस है हमारे रिलेशन को अच्छा करके सब कुछ ठीक करने का। अब मैं इस नॉवेल के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलूँगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी शू की नींद खुलती है तो वो शॉक हो जाती है कि वो इतनी लेट हो गई।
फिर यहाँ पर फैंग अपने रूम से बाहर निकलता है और शू सोचने लगती है कि मैं रोज की तरह फिर से लेट उठी हूँ, मुझे उसके लिए कुछ अच्छा सा लंच बनाना था। बाहर फैंग ये सुनकर स्माइल करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शू अपने ऑफिस गई होती है और तभी इतने में उसे उसकी फ्रेंड लिन का मैसेज आता है। वो शू को मैसेज करके पूछती है कि आज हम लोग बाहर बारबेक्यू लंच करने चले। इसका मैसेज देखकर शू सोचती है कि ये अभी भी मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है और मेरे और फैंग के रिलेशन को खराब करना चाहती है। मैं इसे मौका ही नहीं दूंगी। वो उसे मैसेज कर देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है और तुरंत ही उसका नंबर भी डिलीट करती है ताकि वो उसकी लाइफ से दूर हो जाए। और फिर सोचती है कि वैसे मुझे सच में अब बारबेक्यू खाने का मन कर रहा है। फिर वो फैंग को मैसेज करने लग जाती है और उसे पूछती है कि क्या आज वो ऑफिस के बाद उसके साथ बारबेक्यू डिनर करने चलेगा। वो उसे मैसेज करके कहती है कि मुझे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी पता है। हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है और तभी जब शू का इतना सारा मैसेज आने लगता है तो वो उसका मैसेज पढ़ने लग जाता है। शू सोचती है कि मैंने उसे इतने सारे मैसेज कर दी, कहीं वो मुझसे तंग ना आ जाए, लेकिन नहीं, कल उसने बोला था कि वो नहीं आएगा। फिर फैंग उसे बताता है कि आज मैं ओवर टाइम वर्क करने वाला हूँ। तो फिर शू सोचती है कि जाने दो, वो बहुत ही कोल्ड बंदा है, तो सही बात है कि इतनी जल्दी तो हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होगा। तो अब मैं उसे रिप्लाई कुछ नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर वो मुझसे सच में तंग आ जाएगा। और फिर शू खुद की तारीफ करने लग जाती है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, दूसरों के बारे में कितना सोचती हूँ। तो चलो अब मैं बारबेक्यू खाने के लिए खुद अकेली चली जाऊंगी। और फिर शू का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा होता है तो फैंग बार बार अपना फ़ोन देखकर परेशान हो रहा होता है। तो उसके सारे एम्प्लॉयज़ शॉक होते हैं कि उसे क्या हो गया। फिर वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट तुरंत ही मीटिंग क्लोज करने के लिए बोलकर सभी एम्प्लॉयज़ को जाने बोलता है। फिर हम देखते हैं कि शू रेस्टोरेंट में अकेले बारबेक्यू खाने गई होती है, पर तभी उसकी कजिन रेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पहुँच जाती है और शू को देखकर कहती है कि तुम अकेले बारबेक्यू खा रही हो, चलो हम लोग भी तुम्हें ज्वाइन करते हैं। और वो लोग यहाँ बैठ जाते हैं। शू सोचती है कि उसकी कजिन बहुत ज़्यादा मीन पर्सन है, इसलिए उसे उसके सामने अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए, उसे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। फिर वो चुपचाप से खाने पे ध्यान दे रही होती है तो उसकी कजिन कहने लगती है कि तुम कितनी बेचारी हो ना, मेरे पास देखो कितना अमीर बॉयफ्रेंड है जो कि यहाँ मुझे खाना सर्व भी करके दे रहा है, तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं। तभी इतने में फैंग यहाँ पहुँच जाता है तो शू उसे देखकर खुश होती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम तो ओवर टाइम वर्क करने वाले थे ना। तो फिर वो उसे लिख कर देता है कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था। शू कहती है कि फिर अच्छी बात है ना, तुम यहाँ पर मेरे साथ डिनर करो। तभी शू की कजिन रैन का बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या ये म्यूट है। फिर शू की कजिन रैन भी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या एक म्यूट लड़का ही मिला था अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। अब मैं समझी कि तुम कभी अपने बॉयफ्रेंड को घर क्यों नहीं लाई, क्योंकि वो एक डिसेबल जो है। फिर शू को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो जल्दी से फैंग का फेस पकड़कर अपनी कजिन को दिखाने लगती है और कहती है कि इसे अच्छे से देखो, ये म्यूट है तो क्या हुआ, कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसके साथ रहकर तो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, और तुम्हारा वाला देखो, उसे देख कर ही मुझे तो वॉमिटिंग हो रही है। फिर ये सुनकर शू की कजिन उसे चिल्लाने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो शू कहती है कि इतनी भी ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, कहीं तुम्हारे बाल ना गिर जाए। तो फिर वो डर जाता है और अपने सर पे हाथ लगाता है तो इतने में उस सच में उसका विग निकल जाता है। ये देखकर शू हंसने लग जाती है और यहाँ पर बैठे सभी लोग भी देखकर हंस रहे होते हैं। तो रैन जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को उसका विग पहनाती है और कहती है कि तुम गुस्सा मत हो। और फिर इस कजिन का बॉयफ्रेंड यहाँ मैनेजर को बुलाकर शू और फैंग दोनों को यहाँ से निकालने का बोल रहा होता है, पर मैनेजर तो इन दोनों को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है और बताता है कि फैंग तो यहाँ का VIP है, तो उसे तो वो लोग निकालने का सपने में भी नहीं सोच सकते। कजिन ये सुनकर शॉक हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चली जाती है और शू को फिर बहुत ज़्यादा ही हंसी आती है। और फिर जब वो अचानक से फैंग को देखती है तो वो सोचती है कि सच में ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। फिर वो उसे बैठने के लिए बोलती है और उसे सारा खाना सर्व करने लगती है, पर फैंग को तो यहाँ का खाना खाने के लिए अनहाइजीनिक फील हो रहा होता है, पर जैसे ही वो खाना टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर दोनों अच्छे से डिनर करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाते हैं और तभी बाहर असिस्टेंट इंतज़ार कर रहा होता है फैंग को पिक करने के लिए, और वो उसे और शू को साथ देखकर शॉक होता है और सोचता है कि बॉस यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ डिनर करने के लिए आए थे, ये तो हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और फिर शू तो यहाँ फैंग के साथ बहुत सारी बातें कर ही जा रही होती है और इसे कहने लगती है कि मुझे एक और अच्छा बारबेक्यू रेस्टोरेंट पता है, नेक्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पर चलेंगे। और फिर वो अपने बैग में से नारियल निकालती है और इसे कहती है कि चलो अब अपना खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर वो दोनों के लिए स्ट्रॉ डालती है। तो फैंग ये देखकर काफ़ी शौक होता है और सोचता है कि शायद अब वो मुझसे नफरत नहीं करती है, और फिर दोनों साथ में यहाँ इस ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। फिर घर आने के बाद शू सोचती है कि आज तो मैंने बहुत ही अच्छे से खाई हूँ, तो फिर वो अपना वेट मेजर करने लग जाती है। तभी इतने में पीछे फैंग आ जाता है तो उसे देखकर वो शॉक होती है
और उसकी आंखें बंद करने लग जाती है। तो वो उसे उठा के दूर करता है। शू कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा ना, देखो लड़कियों का जो वेट होता है ना वो सीक्रेट होता है। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जाके बेड पे लेट जाती है। फिर शू सोने के बाद रात में फैंग के ऊपर कभी हाथ रख रही होती है, कभी पैर रख रही होती है, तो वो बेचारा फिर सो नहीं पाता है। तो फिर वो उसके वीचैट के सारे पोस्ट देखने लगता है और देखता है कि वो कितने सारे खाने के पोस्ट करी हुई है और कितनी सारी बातें करती है। तो फिर वो खुश तो होता है, लेकिन सोचता है कि वो काफ़ी डिफरेंट है मुझसे। फिर वो अपने आप को समझाने लगता है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं और हमारे बीच में फीलिंग्स नहीं है, तो हम लोग को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी शू की नींद खुलती है तो वो तो फैंग के बारे में ही सपना देख कर उठती है और खुश हो रही होती है। परफ्यूम देखती है कि फैंग यहाँ पर है ही नहीं, तो वो सोचती है कि क्या मैं आज भी लेट उठी हूँ। फिर वो टाइम देखती है और सोचती है कि वो तो 8 बजे ऑफिस जाता है ना, तो आज इतनी जल्दी क्यों चला गया, क्या वो मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर अपने ऑफिस में होता है और तभी वो यहाँ पर शू के सारे पोस्ट चेक कर रहा होता है। उसने अभी फ़िलहाल एक पोस्ट करी होती है जिसमें उसने अपने फेवरेट एनीमे आकाश वीची का फोटो पोस्ट करी होती है। तो फैंग उसके पोस्ट को लाइक कर देता है। फिर शू ये देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि वही तो, आखिर वो मुझे अवॉइड क्यों करेगा, उससे तो मेरा पोस्ट भी लाइक करा है। फिर ये उसे मैसेज करके पूछने लगती है कि आज भी क्या हम लोग साथ में डिनर करें। फिर इतने में इसकी फ्रेंड यहाँ पर आई होती है और वो उसे कुछ तो बताने लगती है। तो शू को उसकी बातें सुनकर याद आता है कि आज 8 तारीख है और आज ही के दिन तो मेरे पेरेंट्स के घर पे मेरे कुछ रिलेटिव्स आने वाले हैं और उस कज़िन की फैमिली भी आने वाली है। मुझे याद है स्टोरी के हिसाब से मेरे डैड उन लोगों को इस बारे में बता देने वाले कि मेरा हस्बैंड कोई और नहीं मिस्टर फैंग है, जो कि इतना अमीर है। जब इस बारे में उन लोगों को पता लगेगा तो वो लोग काफ़ी फिर मेरा फ़ायदा उठाएंगे और मैं भी उन लोगों को काफ़ी बिलियंस की प्रॉपर्टी वगैरह दे दूँगी। और ये सब स्टोरी के हिसाब से होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो तुरंत ही फैंग को मैसेज कर देती है कि आज हम लोग डिनर नहीं कर सकते, आज मुझे ज़रूरी काम से अपने पेरेंट्स के घर पे जाना है। और फिर ये मैसेज करने के बाद शू सीधा अपने मॉम डैड के घर पे जाने के लिए यहाँ से निकलती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू के मॉम डैड के घर पे उसकी कज़िन और उसके मॉम डैड आए होते हैं और वो लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि शू को भी घर पे बुला लो। फिर शू के डैड उसे कॉल करने वाले होते हैं, इतने में शू खुद ही घर पहुँच जाती है। तभी यहाँ पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि तुमने शादी भी कर ली और हमें अपने हस्बैंड से मिलवाई भी नहीं, ऐसे कैसे तुम कर सकती हो, तुमसे अच्छी तो देखो तुम्हारी कज़िन है जिसने तुरंत ही अपना बॉयफ्रेंड ढूंढने के बाद हमें उससे मिलवाई थी। और फिर यहाँ पर कज़िन की मॉम और डैड दोनों यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में शो ऑफ करने लगते हैं कि वो कितना ज़्यादा अमीर है और उन लोगों को कितनी सारी चीज़ें दिलाता है। और फिर अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तो इतना अमीर नहीं होगा ना और एक गरीब होगा। फिर शू की कज़िन उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि उस दिन जो म्यूट तुमसे मिलने आया था वो ज़रूर तुम्हारा हस्बैंड होगा ना, सच में वो तो एक डिसेबल था, उसके पास क्या ही होगा। तो फिर ये सुनते के साथ ही शू के डैड बताने जा रहे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा अमीर है और ये लोग उसके बारे में कुछ भी ना बोले। तभी शू जल्दी से अपने डैड को रोक देती है और उन्हें फैंग के आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल बताने नहीं देती है। तभी इतने में टीवी में फैंग के बारे में न्यूज़ चलने लगती है और फिर जैसे ही फैंग दिखने वाला होता है तो शू जल्दी से टीवी के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि उसकी कजिन देखकर पहचान न ले। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि शू के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आया होता है। तभी जैसे ही फिर वो डोर पे नॉक करता है तो शू जाके दरवाज़ा खोलती है और उसे देखकर तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो फिर फैंग तो बहुत ही शॉक हो जाता है और अपने असिस्टेंट को देखता है कि ये क्या हो गया। फिर शू को वापस से दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है और फैंग तुरंत ही ये सारे गिफ्ट लेकर घर में आ जाता है। फिर शू जल्दी से फैंग को लेकर बैठाती है। तभी उसकी आंटी कहने लगती है कि ज़रूर तुम्हारे हस्बैंड को पता लग गया होगा कि हम लोग यहाँ पर आए हुए, तो इसलिए ये सारे गिफ्ट लेकर आया होगा शो ऑफ करने के लिए। अरे देखो हम लोग फैमिली है ना, फैमिली के सामने शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अंकल कहने लग जाते हैं कि अभी टीवी में जिस मिस्टर फैंग के बारे में न्यूज़ चल रही थी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा था ना। तो कजिन कहती है कि डैड आप ही क्या कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये डिसेबल आखिर वो मिस्टर फैंग थोड़ी ना होगा। फिर आंटी भी कहने लगती है कि हाँ आखिर इन लोगों का सन इन लॉ हमारे वाले से थोड़ी ना अच्छा होगा, हमारा वाला ज़्यादा अमीर है और इस म्यूट के पास होगा ही क्या। फैंग को ये सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और फिर जैसे वो शू की तरफ देखता है तो वो उसे शांत कराती है और कहती है कि हाँ आप लोग की फैमिली में ही सारा अच्छा लग चल रहा है और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों के घर में तो पैसों की बारिश भी होने लग जाए, आप लोग इतने पैसों के लालची जो हो। तो फिर शू की आंटी और कज़िन इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर शू की मॉम आ जाती है और इन लोगों से कहने लगती है कि अब बस बहुत हो गया,
और वो इन लोगों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर शू के डैड जल्दी से फैंग से सॉरी कहने लगते हैं, जो अभी उसके अंकल आंटी यहाँ पर उसका मजाक जो उड़ा रहे थे। तो फैंग जल्दी से अपने बुक में लिख कर देता है कि कोई बात नहीं। फिर शू के मॉम डैड इन लोगों के लिए कुकिंग करने किचन में चले जाते हैं और फिर फैंग यहाँ शू की तरफ देखकर उसे एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा होता है। तो फिर वो सब बताती है कि मैंने जानबूझ के उन लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताई। अगर उन लोगों को पता लग जाता कि तुम इतने अमीर हो और तुम ही वो मिस्टर फैंग हो जिसके बारे में न्यूज़ चल रही थी, तो फिर वो लोग तुम्हारा कितना फ़ायदा उठाते और तुमसे कितनी सारी चीज़ें डिमांड करने लगते और तुम्हारे पीछे ही पड़ जाते, तुम्हें परेशान करते। फिर ये सुनने के बाद फैंग सोचता है कि यानी ये मेरी फिक्र कर रही थी और फिर वो तो खुश हो जाता है। फिर शू से कहती है कि तुम यहीं पर ही बैठो, मैं भी अपने मॉम डैड की जाके हेल्प करती हूँ। फिर वो जैसी किचन में आती है तो अपने डैड से कहने लगती है कि डैड प्लीज़ अभी के लिए हमारे रिलेटिव्स को मेरे हस्बैंड के बारे में बिल्कुल मत बताना। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम माँ बेटी का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम लोग फैंग के बारे में क्यों छुपा रहे हो। तुम लोगों ने कौन सा छुप कर शादी करे हो, तुम्हारे ग्रैंडपा ने ये शादी डिसाइड करे थे। तो शू कहने लगती है कि डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है ग्रैंडमा मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में हमारे रिलेटिव्स को पता लगेगा ना तो फिर हमारी फैमिली का मिसफॉर्चून होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे साथ बुरी बुरी चीज़ें हो। तो फिर डैड तुरंत ही मान जाते हैं कि अगर तुम्हारी ग्रैंडमा ने बोली है तो फिर वो सही होगा, मैं इस बारे में अब नहीं बताऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि शू और फैंग साथ मिलकर शू के मॉम डैड के साथ अच्छे से डिनर करते हैं और काफ़ी सारी बातें वगैरह करते हैं। तो फैंग काफ़ी खुश होता है। फिर इसके बाद शू जब फैंग के साथ कार में बैठकर जा रही होती है तभी उसकी कज़िन और आंटी उसे देख लेते हैं और शू की कज़िन कहने लगती है कि मॉम देखो शू कितनी महंगी कार में बैठकर जा रही है, लगता है ये अपने हस्बैंड को चीट कर रही है और किसी रिच मैन को फंसाई हुई है। फिर रात में हम देखते हैं कि शू फैंग की बीमारी के बारे में सर्च कर रही होती है, जिसमें उसे पता लगता है कि इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही फैंग यहाँ पर आता है तो शू से पूछने लगती है कि तुम अपने ट्रीटमेंट के लिए हर महीना जाते हो ना, तो इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर हूँ ना। तो फैमिली सुनकर फैंग तो खुश होता है, फिर वो उसे हाँ बोल देता है। तो शू से प्रॉमिस भी करवाती है। फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने स्टडी रूम में बैठकर अपना काम वगैरह कर रहा होता है। इतने में अचानक से उसे सफोकेशन होने लगता है। तभी यहाँ पर शू पहुँच जाती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ रिसर्च वगैरह करी हूँ कि और भी पेशेंट्स ठीक हुए, तो तुम अगर फ्री होंगे ना तो ये पढ़ लेना। फिर शू यहाँ से चली जाती है और फैंग को फील होता है कि उसकी वजह से अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। फिर वो उसे थैंक यू मैसेज कर देता है। तो शू भी खुश हो जाती है कि वो कोल्ड बंदा पहली बार मुझे थैंक यू बोल रहा है। फिर शू तो खुश हो जाती है कि अब मेरी मेहनत रंग ला रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू अपनी कंपनी की तरफ से अपनी शो की स्क्रिप्ट प्रेजेंट करने के लिए गई होती है। अभी यहाँ पर इसकी वही फ्रेंड लिन पहुँच जाती है और वो इससे बातें करने की कोशिश करती है पर शू इसे कोई भाव नहीं देती। तभी हम देखते हैं कि फैंग भी यहाँ पे एज अ गेस्ट आया होता है और तभी उसे देखकर सभी लोग खुश होने लगते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टर पहली बार यहाँ पर आया है। फिर इतने में शू की एक टीम मेंबर आकर उसे बताती है कि उनके प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी आ गई है। फिर शू तुरंत ही जाती है उसे ठीक करने के लिए और वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर देती है। तो उसकी सारे टीम मेंबर्स बहुत ही खुश होते हैं और फिर उन लोग का प्रोजेक्ट स्क्रीन पर प्ले होता है। शू जब यहाँ बाहर निकलती है तो फैंग अपनी कार लेकर पहुँचा होता है, तो वो कार में बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि शू के कुछ कलीग उसे इस कार में बैठते हुए देख लेते हैं और सोचते हैं कि वो तो मैरिड है ना, लगता है उसने किसी रिच मैन को भी फंसाई हुई है। तभी यहाँ शू फैंग से पूछने लगती है कि तुम क्या यहाँ मेरा वेट कर रहे थे। तो वो इसे लिख कर देता है कि नहीं, मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें भी ले लूँ। तो फिर ये कहती है कि फिर तो मैं कितनी लकी हूँ ना, मुझे फ्री में राइड मिल गई। फिर शू की कलीग उसे कॉल करके इस बारे में बताती है कि उन लोग के प्रोजेक्ट में किसी रिच इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो भी पूरे 80 मिलियन की। तो शू ये जानकर बहुत ही खुश होती है और पूछने लगती है कि उस इन्वेस्टर का नाम बताओ, मैं उसे हाथ जोड़कर थैंक्स करना चाहती हूँ। तो फिर उसकी कलीग बताती है कि वो मिस्टर फैंग है। तो फैंग तुरंत ही उसे लिख कर दे देता है कि यहाँ कार में ये सारी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर शू मानती नहीं है और उसकी बहुत तारीफ़ें करती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू जब अपने कंपनी में होती है तभी उसे फैंग के छोटे भाई हान की कॉल आई होती है और वो उसे बताता है कि मैं कंपनी के बाहर सिस्टर इन लॉ आपसे मिलने आया हूँ। तो फिर शू बाहर आती है और वो उसे बताता है कि आपकी वॉच मेरे पास ही रह गई है। तभी इतने में हम देखते हैं कि शू की कज़िन रैन इन लोग को कार में बैठकर देख रही होती है और उसे लगता है कि ये फिर से किसी और मैन को भी ढूंढी हुई है। ये
सोच लेती है कि मैं इसकी रेपुटेशन ख़राब करके रहूँगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये कज़िन अपनी मॉम को इस बारे में बताती है कि मॉम गुड न्यूज़ है, मैंने शू की कंपनी में कंप्लेन कर दी थी और अब वो आज फायर हो चुकी है। फिर ये सुनने के बाद इसकी मॉम तो खुश हो जाती है और कहती है कि चलो शू की मॉम से मिलने चलते हैं और उन्हें ये बैड न्यूज़ सुनाकर एंजॉय करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग यहाँ अपनी कंपनी में होता है और शू से मैसेज कर रही होती है तो ये खुश होने लगता है। इतने में इसका असिस्टेंट यहाँ पर आता है और उसे इस बारे में बताता है कि बॉस ने आपकी वाइफ की कंपनी गया हुआ था किसी काम से और वहाँ पर मैंने उनके बारे में रूमर सुना। सभी लोगों को लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा अफेयर चला रही है और अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, इसलिए उनकी इमेज पूरी ख़राब हो चुकी है। जब फैंग ये सुनता है तो वो सोच लेता है कि आज वो शू को कंपनी से पिक करने जाएगा ताकि फिर सभी को पता लग सके कि उसका हस्बैंड कौन है, तो फिर सभी लोग उसकी इमेज ख़राब नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि शू तो यहाँ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए निकल रही होती है और वो अपना बॉक्स लेकर जा रही होती है तो उसके कंपनी के एम्प्लॉय को भी लगता है कि उसे फायर कर दिया गया है, तो वो उसके ऊपर हंस रहा होता है और उसके ऊपर कैरेक्टरलेस होने का इल्ज़ाम भी लगा रहा होता है। तो फिर शू की फ्रेंड उसे चिल्लाने लगती है कि वो क्या कुछ भी कह रहा है। तभी यहाँ पर कज़िन भी आ जाती है और वो भी उसके साथ मिलकर शू के बारे में यहाँ पर गलत गलत कहने लग जाती है कि वो कैसे हस्बैंड होने के बावजूद भी रिच मैन को फंसा रही है। और वो बताने लगती है कि मैंने तुम्हें खुद दूसरे मैन की कार में से निकलते हुए देखी हूँ, आखिर इतनी महंगी कार में तुम कैसे ही बैठ सकती हो क्योंकि तुमने किसी रिच मैन को फंसाई हो, इस बात का प्रूफ है। तो शू ये सुनकर कहती है कि अच्छा तो तुमने मेरे बारे में कंप्लेन करी थी। तो फिर वो कहती है कि हाँ मेरी वजह से ही तुम फायर हुई हो। तो शू की फ्रेंड पूछने लगती है कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं। शू बताती है कि अरे वो मेरा हस्बैंड है। तो ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। कज़िन कहती है कि अच्छा तो तुम अब बोलोगी कि वो मिस्टर फैंग ही तुम्हारा हस्बैंड है, इतना अमीर बंदा। अगर ये सच हुआ ना तो फिर मैं नील डाउन होकर तुमसे माफ़ी मांगूंगी। तभी इतने में फैंग यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है तो ये लोग खुश हो जाते हैं कि मिस्टर फैंग यहाँ पर आए। फिर फैंग तो यहाँ पर शू के पास आ जाता है तो वो इन लोगों को उससे मिलवाने लगती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूँ, ये मेरा हस्बैंड है मिस्टर फैंग। और फिर वो उसे बॉक्स पकड़ाती है तो फिर वो पकड़ लेता है। फिर कज़िन कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो एक म्यूट है ना, आखिर वो मिस्टर फैंग कैसे हो सकता है। शू कहती है कि तुम्हें याद है अभी तुमने क्या बोली थी कि अगर मेरा हस्बैंड मिस्टर फैंग हुआ तो तुम नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगोगी, तो चलो शुरू हो जाओ। तो फिर कज़िन कहने लगती है कि हम दोनों तो सिस्टर्स हैं ना, तो तुम थोड़ी ना मेरे साथ ऐसे ग्रजेस होल्ड करोगी, है ना। तो शू कहती है कि नहीं मैं ग्रजेस होल्ड करूँगी। तो फिर ये कज़िन डर के मारे यहाँ से निकल लेती है और साथ ही वो एम्प्लॉय भी। और शू और उसकी फ्रेंड को ये देखकर बहुत ही हंसी आती है। फिर शू अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी और फिर वो फैंग के साथ कार में बैठकर चली जाती है। तभी शू की फ्रेंड तो इन लोगों को देखती रह जाती है और सोचती है कि दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे थे। फिर शू जब यहाँ फैंग के साथ कार से जा रही होती है तो वो उसे पूछने लगती है कि तुम अचानक से यहाँ मुझे पिक करने कैसे आ गए। तो फैंग उसे मैसेज देखने के लिए इशारा करता है। तो शू देखती है कि उसने उसे पहले ही मैसेज करा था कि आज वो उसे अपने ग्रैंडपा के घर लेके जाएगा उनसे मिलवाने के लिए। तो शू कहती है कि सॉरी मैं इतनी बिजी थी कि मैंने देखी ही नहीं और तुम फिक्र मत करो, मैं बस छोटी सी प्रॉब्लम में फंसी हूँ जो कि मैं खुद ही ठीक कर लूँगी और देखना अभी मैं ग्रैंडपा से मिलने के टाइम पर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करूँगी। फिर वो याद करने लगती है कि पिछली बार जब वो ग्रैंडपा के घर पे गई थी तो उसने कितने बुरे तरीके से बिहेव करी थी और ग्रैंडपा के साथ तो बदतमीजी करी थी, वहाँ की सर्वेंट को भी उसने थप्पड़ लगाई थी। अब ये सब याद करके शू सोचती है कि पिछली बार तो इस नॉवेल की स्टोरी की वजह से ही मैं इतनी बुरी बुरी हरकतें कर रही थी, लेकिन आज मुझे अपनी सारी इमेज ठीक करनी होगी। फिर वो फैंग के साथ जैसे ही ग्रैंडपा के घर के बाहर पहुंचती है तो वो उससे कहती है कि हमें ग्रैंडपा के सामने अच्छे से कपल बनने का प्रिटेंड करना होगा ताकि ग्रैंडपा को बिल्कुल ना लगे कि हम लोग का रिलेशन अच्छा नहीं है। तो बताओ तुम मुझे हाथ पे पकड़ोगे या फिर मेरी कमर पे हाथ रखोगे। तो फैंग तो सीधा उसकी कमर पे हाथ रखता है। तो शू काफ़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि क्यों ना हम लोग हाथ पकड़ ले, पर वो नहीं मानता। फिर दोनों ग्रैंडपा से मिलने अंदर पहुंचते हैं और शू ने बताने लगती है कि हम लोग आ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग के दोनों भाई हान और ली भी आए होते हैं। फिर ग्रैंडपा शू को फोटो दिखाने लगते हैं कि देखो इसमें तुम्हारे ग्रैंडपा भी है और वो उससे फिर बातें करने लगते हैं। फिर ग्रैंडपा फैंग के सबसे छोटे भाई ली से इस बारे में पूछते हैं कि उसने अपने फ्यूचर का क्या सोचा है, क्या वो सॉन्ग्स ही गाने वाला है। तो फिर हान ली के बेकार के सॉन्ग्स की मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी शू भी जैसी ली के सॉन्ग सुनती है तो उसे बहुत हंसी आने लग जाती है और वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी सारी इमेज खराब कर लेती है। फिर कार से आते वक्त वो सोचती है कि मैंने सारी मेहनत पर पानी फेर दी
आखिर मुझे अपने आप को कंट्रोल करना क्यों नहीं आया। फिर शू को यहाँ पे ठंडी लग रही होती है तो फैंग ये देखकर जल्दी से उसे अपने कोट से कवर करता है। फिर शू तो खुश हो जाती है कि हम लोग का रिलेशनशिप तो कितना अच्छा हो गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रही होती है और वो फैंग को बताती है कि मैं अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही हूँ, और हाँ तुम फिक्र मत करना, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस करी थी कि मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे साथ चलूँगी, उसके लिए मैं टाइम पर पहुँच जाने वाली हूँ। फिर फैंग सोचने लगता है कि बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब हम दोनों बातें करेंगे। फिर इसके बाद फैंग अपने ट्रीटमेंट के लिए गया होता है और यहाँ डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज करने के लिए लगाया होता है। फिर जैसे ही फैंग को पास्ट की चीज़ें याद आने लगती है तो वो बहुत ही घबराने लगता है। तभी यहाँ पर शू पहुँच जाती है तो उसे देखकर वो शांत होता है। फिर डॉक्टर बताने लगता है कि उसका इस बार का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा गया है और अब आसार लग रहे हैं कि वो जल्द ही बोल पाएगा। तो फिर शू ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। फिर डॉक्टर उसे फैंग के बारे में और बता रहा होता है कि क्योंकि अब वो धीरे धीरे कभी कभी बोल पाएगा तो उसे ध्यान देना होगा कि ये कैसे होगा ताकि वो फिर जल्दी ठीक हो पाए। फिर रात में हम देखते हैं कि शू ने यहाँ पर फैंग के लिए टॉनिक सूप बनाई होती है ताकि फिर वो जल्दी से ठीक हो। फिर फैंग जैसे ये पी लेता है तो शू तो तुरंत ही सो जाती है। पर फिर फैंग सोचने लगता है कि हमेशा ही जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसके बाद उसे नींद नहीं आती है, तो आज भी नहीं आएगी। फिर वो यहाँ शू को हक करके सो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम शू को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रही होती है कि कल रात फैंग उसे ऐसे हक करके सोया हुआ था कि वो बिल्कुल सो नहीं पाई है। फिर वो सोचने लगती है कि डॉक्टर ने तो बताया था कि हर बार वो ट्रीटमेंट के बाद इंसोमिया की वजह से सो नहीं पाता है, तो ये सोचती है कि इस बार उसे क्या हो गया। फिर तभी इतने में शू को उसके कलीग का फ़ोन आया होता है तो वो उसे कॉल पर बातें करने लगती है। तभी फैंग यहाँ पर आकर उसे कॉल पर बातें करते हुए देख लेता है और जेलस हो जाता है कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। फिर रात में हम देखते हैं कि फैंग जैसी रूम में आता है तो वो देखता है कि शू तो सो रही है और आज उसने उसके लिए सूप भी नहीं बनाई। तो फिर वो उसे हक करके सोने लग जाता है। विशु की नींद खुल जाती है और वो सोचती है कि आज तो मैंने इसे सूप भी नहीं दी, तो यानी कि आज तो ये नशे में नहीं है, तो भी ये मुझे क्यों हक करा हुआ है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैंग अपने ऑफिस में होता है। तभी उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि एक इन्वेस्टर की तरफ से उसे फ्रेंच डिनर का ऑफर आया है, तो क्या उसे वो मना कर दे। तभी फैंग शू को मैसेज करके उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ फ्रेंच डिनर करने चलोगी, तो वो तो खुशी से हाँ बोल देती है। फिर फैंग शू को लेकर डिनर के लिए पहुंचता है और शू से पूछती है कि मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ ना। देखो मैंने अच्छे से इसलिए तैयार हुई ताकि मैं तुम्हें एम्बेरस ना फील करवाऊँ। फिर पार्टी में एक बंदा यहाँ फैंग से बातें करने लगता है और वो शू की तरफ भी देख रहा होता है, तो फैंग को जेलसी हो जाती है और वो शू को अपने नज़दीक करता है। फिर इसके बाद शू जब यहाँ वॉशरूम से बाहर निकलती है तभी वो देखती है कि ये सारे लोग अपनी लैंग्वेज में फैंग के बारे में बातें कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर शू को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो इन लोगों को इन्हीं की लैंग्वेज में चिल्लाने लगती है कि वो लोग आखिर ये सब कैसे बोल सकते हैं। तभी यहाँ पर फैंग भी आ जाता है शू का साथ देने के लिए। तो शू सोचती है कि लगता है इसने अपनी सारी बुराई सुन ली है। शू कहती है कि रुको, मैं जाकर उन लोगों को और सबक सिखा के आती हूँ, ऐसे कैसे वो लोग तुम्हारे बारे में सब कह रहे थे। तो फिर फैंग कहता है कि शू रुक जाओ। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि उसने बोला। फिर वो उसे लिख कर देता है कि तुम्हें उन जैसे लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो शू कहती है कि अभी तो तुम मुंह से बोल रहे थे ना, तो तुम वापस अब लिख क्यों रहे हो। तो फिर वो उसे वापस से लिख कर देता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे बोलना आता है, बस मैं शायद बोलना चाहता नहीं हूँ और ये कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से हो गया है। तो फिर शू कहने लगती है कि फिर आखिर अभी तुमने कैसे बोले थे, ये किस रीज़न से होगा। तो फैंग मन में सोचता है कि वो उसकी साइड लेने जा रही थी, तो इस वजह से वो तुरंत ही अपने सबकॉन्शियस रिएक्शन की वजह से बोल पाया था। फिर शू सोचने लगती है कि लोग इसकी बुराई कर रहे थे, तो क्या इस वजह से इसका मूड स्विंग हो गया, इसलिए ये बोल पाया। फिर वो उसे कहने लगती है कि वैसे तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और शू सोचती है कि हाँ, मुझे उसकी तारीफ़ करते रहना चाहिए क्योंकि ये भी तो एक थेरेपी है। तुम्हें पता है, जैसे ही मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी ना तो मुझे लगा जैसे किसी वॉइस एक्टर की आवाज़ है, इतनी अच्छी आवाज़ थी और तुम कितने हैंडसम भी तो हो। फिर नेक्स्ट डे शू जब घर पर होती है तो वो सोचती है कि मुझे फैंग से ज़्यादा बातें करनी चाहिए ताकि फिर वो बोलने की कोशिश करे। फिर वो उससे थोड़ा बहुत बात करती है और तभी इतने में उसको फिर से उसकी कलीग का कॉल आ जाता है। तो फिर शू को ऐसे उससे हंसी खुशी बातें करते हुए देखकर फैंग फिर से जेलस हो जाता है और फिर शू के पास आकर बताता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। तो फिर शू खुश हो जाती है कि तुमने फिर से बोले, तो फिर आखिर वो क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से ये बोल पा रहा है। फिर वो सोचने लगती है कि लेकिन अब इसने जब दूसरी बार बोला है तो ये पहले वाले रीज़न की तरह तो नहीं लग रहा है।
फिर रात में शू और फैंग दोनों ही सो जाते हैं और शू यहाँ नींद में फैंग को हाथ पैर से टच करने लग जाती है, तो वो जाग जाता है और वो बेचारा इतना नर्वस हो जाता है कि सो ही नहीं पाता। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू यहाँ पर फैंग से जब बातें करने लगती है तो वो तो कुछ बातें ही नहीं करता। शू सोचती है कि अब इसे क्या हो गया कि बार बार स्विच कैसे होता रहता है, जाने दो, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। फिर फैंग जब अपनी कंपनी जाता है तो वो अपनी 2 एम्प्लॉयज़ को इस बारे में बातें करते हुए सुनता है। वो लोग कह रही होती है कि आजकल इंटरनेट पर साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन ये टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन किसी को लाइक करता है तो वो उससे फिजिकली अट्रैक्ट होगा, यानी कि जब वो सो रहा होगा या होश में नहीं होगा वो उसे किस या हक करने की कोशिश करेगा। तो ये सुनने के साथ ही फैंग याद करने लगता है कि शू से हमेशा नज़दीक आने की कोशिश करती है और कल रात भी वो उसे हक कर ली थी। फिर वो इस बारे में और इंटरनेट पे सर्च करता है और बहुत ही खुश होने लगता है कि यानी मेरी वाइफ मुझसे फिजिकली अट्रैक्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू फैंग के एक होटल गई होती है अपनी शूटिंग के काम के लिए। तभी हम देखते हैं कि शू की कजिन यहाँ पर अपनी मॉम और अपने 2 रिलेटिव को साथ लेकर आई होती है यहाँ पर मज़े करने के लिए शू के नाम पर, क्योंकि अब उसे जो पता लग गया है कि फैंग इतने बड़े कंपनी का सीईओ है और उसी का तो ये होटल है, तो अब ये उसकी फैमिली होने के नाम पर यहाँ पर मज़े लूटने आई होती है। तभी यहाँ पर जैसे ही शू को उसके रिलेटिव देख लेते हैं तो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी शादी मिस्टर फैंग के साथ हुई है और तुमने ये सीक्रेट रखी हुई थी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें कुछ फ़ायदा नहीं दिलाओगी। वो लोग कहते हैं कि अब तुम हमारी रिलेटिव हो ना, तो हमें यहाँ पर पूरे अलग अलग रूम चाहिए रहने के लिए। शू कहती है कि क्यों नहीं, आप लोग अलग अलग 5 रूम में रहो। फिर वो यहाँ मैनेजर से बात कर लेती है कि इन सभी को यहाँ 5 रूम दे दो, तो फिर लोग बड़े खुश होने लग जाते हैं। शू कहती है कि ये लोग मेरे रिलेटिव हैं तो इन लोगों को 10% डिस्काउंट भी दे देना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और ये लोग तो शौक रह जाते हैं कि उसने तो इन लोगों को पैसे में रूम दिला दिए। फिर यहाँ मैनेजर बिल इन लोगों को पे करने के लिए बोलता है तो कजिन को ही पे करना पड़ता है क्योंकि उसी ने ये रिलेटिव को लेकर आई थी और वो लोग तो साफ पैसे देने से मना करने लगते हैं। फिर शू को यहाँ पर कपड़ों की ज़रूरत होती है तो फैंग को मैसेज करके उसे अपने लिए कपड़े लाने बोलती है और तभी शू यहाँ देखती है कि फैंग का छोटा भाई यहाँ पर एक लड़की को लेकर आया होता है उसके साथ सॉन्ग करने के लिए। तो वो सोचती है कि आखिर स्टोरी की चीज़ें क्यों वापस से रिपीट हो रही है। स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर हान भी आ जाएगा और फिर हान और ली की इस लड़की की वजह से फाइट हो जाएगी और फिर ली को इतनी ज़्यादा चोट आ जाएगी और इसका करियर ख़राब हो जाएगा। तभी इतने में यहाँ पर हान भी पहुँच जाता है तो फिर शू डर जाती है और फिर इन लोगों को फाइट करने से रोकने लगती है। तभी जैसे यहाँ पर फैंग आता है तो वो देखता है कि शू यहाँ पर उसके ब्रदर की वजह से गिरने वाली होती है, तो वो गुस्सा करने लगता है और अपने दोनों भाइयों को चिल्लाकर साथ में जाने के लिए बोलता है। तो वो लोग तो शॉक हो जाते हैं कि वो बोल पा रहा है, पर फिर वो लोग डर के मारे चले जाते हैं और शू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, स्टोरी में जैसा हुआ था वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं हुई और किसी को भी चोट नहीं आई, सब कुछ ठीक है। तभी फैंग जल्दी से उसे लिखकर पूछने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो वो कहती है कि अभी तो तुम बोल रहे थे ना, आखिर तुम कौन से रीज़न से बोल पाते हो और कैसे नहीं बोल पाते हो, फिर मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। फिर फैंग उसे लिखकर पूछने लगता है कि तुमने क्या मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाई थी ताकि मैं उन लोगों की फ़ाइट रोक सकूँ। फिर शू हाँ कहती है। फैंग उसे लिख कर देता है कि अगली बार अगर वो दोनों ऐसे फाइट करने वाले होंगे ना तो उन्हें फाइट करने देना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट आए। तो फिर ये सुनकर वो खुश हो जाती है कि ये कोल्ड बंदा अब मेरी फिक्र कर रहा है। फिर वो ऐसे कहती है कि ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसे करूँगी। तभी इतने में यहाँ पर शू के वो सारे रिलेटिव इसे देखकर यहाँ पर उससे बात करने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा हस्बैंड है मिस्टर फैंग। फिर वो लोग उससे बात करके खुश हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग शू के रिलेटिव हैं तो उन लोगों को यहाँ पर अच्छी पोस्ट पर जॉब मिलनी चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है तो शू कहने लगती है कि इन लोगों को अच्छे से देखकर याद कर लो, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर जॉब मत देना। तो ये सुनते के साथ ही वो लोग यहाँ पर फैंग से कहने लगते हैं कि आप उस शू की बात मत सुनो, ये कुछ भी कह रही है। तो फैंग ऑर्डर दे देता है कि जैसा मेरी वाइफ कह रही है वैसे ही करना, क्योंकि ये यहाँ की बॉस है। और फिर शू फैंग के साथ यहाँ से चली जाती है और ये रिलेटिव बस खड़े रह जाते हैं और शॉक भी हो जाते हैं कि आखिर वो तो म्यूट था ना, तो अब बोल कैसे पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ पर फैंग के साथ एक रूम में रुकी हुई होती है और तभी वो कहती है कि लगता है मैंने जो सामान मंगवाई थी वो आ गया है। शू देखती है कि उन लोगों ने कैसी वाली नाइट ड्रेस उसके लिए सेंड कर दी है, तो वो काफ़ी शौक होने लगती है। फैंग कहता है कि आखिर ये क्या है, तो वो कहती है कि ज़रूर ये वो सारे ड्रेस होगी
जो मेरे आने वाले शो में यूज़ होने वाला है। तभी वेट्रेस यहाँ पर आकर इन लोगों को कहने लगती है कि मैनेजर ने मुझे आप लोगों को वंडरफुल नाइट विश करने के लिए बोला था। तो फिर शू तो ये सुनकर बहुत ही एम्बेरस फील करने लगती है। फिर रात में शू तो फैंग से पहले ही सो जाती है। फिर फैंग जब आके लेटता है तो वो शू को हक करके सो रहा होता है। तभी शू जाग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा शाय हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं फैंग की कंपनी में दो एम्प्लॉयज़ आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने फैंग के बारे में सुने कि कल वो अपने होटल गया हुआ था और वहाँ पर उसने अपने मुंह से बोला है, यानी कि अब वो ठीक हो रहा है, वो भी अपनी मिस्टीरियस वाइफ की वजह से। तो फिर ये लोग काफ़ी खुश होने लगते हैं। तभी यहाँ पर लिन भी बैठी होती है और वो ये सुन लेती है और सोचने लगती है कि क्यों ना मैं मिस्टर फैंग के पास जाऊँ, मेरे पास अच्छा चांस है उन्हें सेड्यूस करने का। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं शू अपने कलीग के साथ जब कंपनी से बाहर निकल रही होती है, तभी इतने में शू अचानक से गिरने लग जाती है। तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे बचाता है और तभी वो देखता है कि फैंग कार में बैठकर इन लोग को देख रहा है। तो वो सोचता है कि मिस्टर फैंग ऐसे क्यों देख रहे हैं और वो गुस्से में क्यों लग रहे हैं। फिर वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने शू को पकड़ा हुआ हूँ इसलिए ये उनकी वाइफ है, वो जेलस हो रहे होंगे। फिर वो जल्दी से शू का हाथ छोड़ देता है और अंदर भाग जाता है। फिर शू तो समझ ही नहीं पाती है कि वो क्यों भाग गया। फिर इतने में वो फैंग को देखकर खुश हो जाती है और उसके पास आकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसे लिख कर देता है कि पास में किसी काम के लिए आया था। तो शू कहती है कि ठीक है फिर मुझे राइड दे दो, मैं कितनी लकी हूँ। फिर फैंग अपने ऑफिस में होता है, तभी इसका असिस्टेंट इसे एक गिफ्ट ला कर देता है और बताता है कि किसी लेडी ने आपको ये गिफ्ट करी है। तो फैंग देखता है कि उसमें एक नोट लिखा हुआ है। तो वो सोचता है कि ये शू की तरफ से वो उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रही है। तो फिर ये खुश हो जाता है और फिर शू की पसंद की परफ्यूम लगाकर ये रेस्टोरेंट में उसे मिलने पहुंचता है। पर ये नोट तो लिन ने लिखी होती है और वो यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि मिस्टर फैंग, मैं आपको ये बात बताने वाली तो नहीं थी, लेकिन सोची कि आपको बता दूँ, आपकी वाइफ शू आपको धोखा दे रही है। फैंग तुरंत ही यहाँ से उठकर जाने लगता है। रोलिंग जल्दी से शू की वो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है जिसमें वो कह रही थी कि मेरी शादी मेरे ग्रैंडपा ने ज़बरदस्ती उसे करवा दी, नहीं तो उस म्यूट बंदे से शादी कौन नहीं करता, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। फैंग जब ये सुनता है तो वो रुक जाता है। फिर लिन उसे बताने लग जाती है कि शू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसके अंदर के राज सिर्फ मैं ही जानती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपके पीठ पीछे कितनी बार आपकी बुराई करती रहती है, वो सच में दोगली इंसान है। तो फैंग कहता है कि तुमने चुपके से उसकी बातें रिकॉर्ड कर रही हो और उसके पीठ पीछे ये सब कह रही हो और तुमने उसके नाम से मुझे यहाँ बुलाई हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि दोगली तो तुम हो। ऐसा सुनाकर वो यहाँ से जाने लगता है। तो फिर लिन ज़ोर से कहती है कि मैं आपको शू की असलियत दिखाना चाहती थी, पर फैंग तो यहाँ से चला जाता है। तो ये सोचती है कि फैंग ने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया तो क्या हो गया, कम से कम वो अब शू पर भी बिलीव नहीं करने वाला। फिर रात में फैंग जब अपने स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा होता है, तभी शू उसके लिए पेस्ट्री लेकर आती है और कहती है कि टेस्ट करो, ये मैंने बनाई हूँ। तो फिर ये सोचने लगता है वो इसी रिकॉर्डिंग के बारे में कि वो कह रही थी कि वो उसे शादी करके खुश नहीं है और बस ग्रैंडपा की वजह से उसने शादी करी है। तो फिर ये सोचता है कि मुझे इसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि फिर उसे जब कोई लड़का पसंद आएगा तो फिर ये उसके पास चली जाएगी। शू सोचती है कि शायद वो काम में बिजी है इसलिए अभी कुछ कह नहीं रहा है, तो वो चली जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू यहाँ पर फैंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी वो ये सब देखता है तो खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शू जब अपने कलीग के साथ यहाँ अपने कंपनी में होती है तो वो उसके साथ बाहर लंच करने बैठ जाती है और तभी यहाँ फैंग उसे लंच देने के लिए आ रहा होता है और जब वो इन दोनों का ऐसे साथ देखता है तो वो जेलस होकर चला जाता है। तो असिस्टेंट की लंच बॉक्स एक एम्प्लॉय को दे देता है कि वो शू तक पहुँचा दे और कह दे कि ये मिस्टर फैंग की तरफ से। फिर जब शू को ये लंच बॉक्स मिल जाता है तो वो सोचती है कि फैंग यहाँ पर क्यों नहीं आया, तो वो समझ जाती है कि कहीं उसने मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लिया। फिर इसके बाद फैंग तो शू को अवॉइड करने लग जाता है और वो ज़्यादा टाइम अपनी कंपनी में बिताने लगता है और काफ़ी स्मोक भी कर रहा होता है। फिर उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो शू से देखते के साथ ही जल्दी से उसे हक कर लेती है और फिर उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, क्या तुम अब मुझसे नफरत करने लगे हो। देखो इतनी मुश्किलों से तो हमारे बीच की चीज़ इतनी ठीक हुई थी और मैं वापस से शुरू में नहीं पहुँचना चाहती हूँ। तो फिर फैंग उसे कहने लगता है कि अगर तुम किसी को लाइक करती हो तो मुझे बता सकती हो, मैं पीछे हट जाऊँगा। शू कहती है कि मैं जिसे लाइक करती हूँ वो तुम हो और तुम यानी कि सोच रहे थे कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे और मैं हमेशा से तुम्हें ही लाइक करती थी, यानी कि तुम खुद से जेलस हो रहे हो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शू जब अपनी कंपनी में आती है तो वो कल के बारे में याद करने लगती है कि कैसे वो फैंग को सब एक्सप्लेन करने के लिए उसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रही थी कि वो अपने कलीग के साथ बस नॉर्मल लंच कर रही थी क्योंकि उसी ने उसे इनवाइट कर लिया था।
और फिर यही सब याद करके सोचती है कि वैसे वो जेलस होने पर बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर शू को अचानक से यहाँ पर उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम बाथरूम में स्लिप होकर गिर गई है। शू ये सुनते के साथ ही रोने लग जाती है और फिर वो तुरंत ही घर आने के लिए निकल रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर फैंग उसे पिक करने आया होता है और वो उसे संभालने लगता है कि रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये लोग तुरंत घर पहुँचते हैं और फिर शू देखती है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है। और फिर वो यहाँ पर उसके डैड से कहने लगती है कि तुम आखिर बात को इतना क्यों बढ़ा रहे थे, मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। तो शू जल्दी से अपनी मॉम को पकड़ के रोने लग जाती है और अपने डैड से कहती है कि उन्होंने तो उसे डरा ही दिए थे। फिर ये लोग मॉम डैड के साथ मिलकर साथ में डिनर करते हैं और तभी यहाँ पर फैंग तो शू के डैड के साथ मिलकर काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। और फिर जब दोनों साथ में रूम में आते हैं तो फैंग तो काफ़ी ड्रंक हालत में होता है और शू से टच करने लग जाती है। तभी इतने में गलती से दोनों की किस हो जाती है और फिर शू को पता लगता है कि फैंग तो ड्रंक था ही नहीं, वो बस नाटक कर रहा था। फिर वो उसे कहने लगता है कि वाइफ हम लोग लीगल कपल है तो तुम्हें इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जब ये लोग शू के मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी दोनों ही बहुत ही शाय हो रहे होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से भाग लेते हैं। फिर फ्रैंक जब अपने ऑफिस में गया होता है तभी इतने में यहाँ पर लिन पहुँच जाती है और उसे फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो फ्रैंक गुस्से में उसे अपनी कंपनी से फायर कर देता है। तो वो कहती है कि तुम उस शू के लिए मुझे फायर कर रहे हो, तो ये कहता है कि हाँ। फिर इसके बाद फ्रैंक जब घर आता है तो वो शू के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। वो बहुत ही खुश हो जाती है पर फिर इतने में उसे क्लब में से कॉल आती है और उसे पता लगता है कि हान और ली दोनों ने ही एक लड़की की वजह से क्लब में फाइटिंग कर ली है। तो फिर ये तुरंत ही फैंग के साथ वहाँ पर पहुँचती है और दोनों को ही मार मार के सबक सिखाती है और कहती है कि तुम लोग फाइट करोगे। तो फिर दोनों ही हार मान लेते हैं और शू से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो लोग दोबारा फाइट नहीं करेंगे। फैंग यहाँ पर शू को देखते ही रह जाता है और फिर उसकी तारीफ़ करता है। फिर जब दोनों घर आ जाते हैं तभी बारिश की आवाज़ सुनकर फैंग को अपने मॉम डैड की याद आ जाती है और वो रोने लग जाता है और फिर शू को उनके बारे में बताता है कि जब उनकी मौत हुई थी तभी भी ऐसी तेज़ बारिश हो रही थी और तभी से उसे तो ट्रॉमा हो गया था। शू उसे कंफर्ट करने लगती है और फिर फैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी वजह से वो आज ठीक हो पाया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू को फैंग की एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है और तुरंत ही वहाँ पर पहुँचकर रोने लग जाती है कि कहीं सच में उसे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से ऐसे ही होना था। लेकिन उसे सोची थी कि अब उसने सब स्टोरी बदल दी है तो ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पर फैंग आ जाता है और शू से हक करके रोने लग जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि शू और फैंग की एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी होती है कि अब तक उन लोगों ने बस मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे पर वेडिंग नहीं करे थे और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।